नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उत्तर आधुनिकतावाद जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत है, इसी की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि उत्तर आधुनिकतावाद जो विषय है उसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। इकाई 4 के अंतर्गत जो एनटीए नेट का जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें संलग्न भी है और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो सिर्फ और सिर्फ एनटीए नेट जेआरएफ में ही नहीं, डीएसएसपी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी पाश्चात्य सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत ये परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में कुछ परिचय के रूप में। तो परिचय के रूप में जब हम बात करेंगे तो उत्तर आधुनिकतावाद को हम वृद्ध पूंजीवाद की संतान भी मानते हैं। वृद्ध पूंजीवाद की संतान यानी पूंजीवाद का एक ऐसा रूप जो विकसित हो चुका था, वृद्ध हो चुका था और उसी पूंजीवादी विचारधारा की एक संतान के रूप में हम इसको मानते हैं। यानी अगर हम पूंजीवाद का बढ़ा हुआ रूप या प्रसारित रूप कहें तो वो उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत आता है। उत्तर आधुनिकों में ल्योतार का नाम सबसे आगे, नाम मित्रों नोट कर लीजिएगा, ल्योतार का नाम सबसे आगे है और वह उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता से जोड़कर देखता है। ये आधुनिकता का ही एक बढ़ा हुआ रूप है या उसके आगे की पोस्ट यानी कुछ आगे के समय का विचार, जिसमें हम उसी आधुनिकता की जो पद्धतियां हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके एक विकसित रूप की व्याख्या कर सकते हैं। अगले बिंदु पे हम बात करेंगे तब हम जानेंगे कि पूंजीवाद के इजारेदाराना दौर में तकनीकी प्रोन्नति की इसका प्रमुख कारक भी माना गया। तकनीकी प्रोन्नति यानी औद्योगिकीकरण जो है, तकनीकी क्षेत्र में जो उद्योगीकरण है उसके ही विकसित रूप को जो वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है वहां हम यहाँ पे जानेंगे। कुछ और बिंदु हैं जिसमें कहा जाता है कि उत्तर आधुनिकता विडंबनात्मक सैद्धांतिकी है जो हर शाश्वत सत्य और अनिवार्यताओं की खोज के विरुद्ध है। ये विडंबनात्मक सैद्धांतिकी, इस कथन के बारे में रिचर्ड रोर्थी का नाम आता है। और मित्रों, पहली परिकल्पना के रूप में अगर हम बात करेंगे तो अर्नल्ड टाइनबी स्टडी ऑफ हिस्ट्री में 1918 से 1939 के बीच के समय के लिए इनका नाम आता है। पुस्तक का नाम है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अर्नल्ड टाइनबी। और ये अर्नल्ड टाइनबी जो है, इन्होंने मसीहा नीत्शे को बताया जो कि उत्तर आधुनिकता के मसीहा के रूप में है या इसके पितामह के रूप में है। उत्तर आधुनिक विशेषण का सबसे पहला प्रयोग जो था वो अमेरिकी उपन्यासकार जॉन रॉथ ने 1967 द लिटरेचर ऑफ एक्सॉशन नामक प्रथम लेख में सार्थक ढंग से किया। यानी साहित्य में जब इसका प्रयोग हुआ तो वो जॉन रॉथ उपन्यासकार के द्वारा 1967 में किया गया और नाम था द लिटरेचर ऑफ एक्सॉशन। मित्रों, फिर हम बात करते हैं जब उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1979 में ल्योतार ने किया था। ल्योतार रोर्थी, जिनका एक कथन हमने आपको बताया, फूको, देरिदा, रोला बार्थ और लका जैसे नाम इसके अंतर्गत आते हैं। पुनः हम देखते हैं एक और सिद्धांतों के रूप में कि किस प्रकार से इसके सिद्धांतों का विकास हुआ, कौन कौन से मूल मत थे, कौन कौन से मूल नियम थे। उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में हम जब देरिदा का नाम लेंगे तो देरिदा का विरचना सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। और विरचना सिद्धांत, जिसको शब्द केंद्रवाद के विरुद्ध विचाररचना की प्रणाली के बारे में जाना जाता है, उनके हम कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, विशिष्ट कोटि का है, नए प्रकार का एक विचार है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। नाम आते हैं जिनसे उनकी रचनाओं के बारे में, जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पूछा जाता है। देरिदा ने पोजिशंस एवं ग्रामेटोलॉजी पुस्तक में इसकी चर्चा की। मित्रों, पुस्तक का नाम है पोजिशंस एवं ग्रामेटोलॉजी और इस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया। उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म की व्याख्या की गई। विरचना सिद्धांत के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं और देरिदा का जो सिद्धांत है इस पर थोड़ा सा विश्लेषण भी करते हैं। इन्होंने क्या कहा, देरिदा ने शब्द केंद्रवाद के विरुद्ध विरचना की प्रणाली। शब्द केंद्रवाद अब क्या हुआ? शब्द केंद्रवाद जहां पे शब्द को केंद्र मान करके विचारधारा ज्ञापित की गई, व्यापित की गई। लोगोस को विकेंद्रित करना, लोगोस को हाशिए पर पहुंचा देना, लोगोस को विरचित करना। अब देखिए, विकेंद्रित करना यानी सेंट्रलाइज्ड करना, हाशिए पर पहुंचा देना और विरचित करना, एक नए विचारधारा का प्रस्फुटन करना।
तो देरिदा जो है शब्द केंद्रवाद का विरोध कर संकेत को महत्व देते हैं। अब शब्द केंद्र, जहाँ पे जो शब्द है उसको केंद्र ना मान करके संकेतों का प्रयोग, इशारों का प्रयोग, इंगितों का प्रयोग, तो ये संकेतों का जो प्रयोग है ये कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिकतावाद की देन है और देरिदा के विचारधारा को इसके अंतर्गत बतलाया जाता है। तो विरचित करना, हाशिए पर पहुंचा देना, विकेंद्रित करना, ये तीनों ही विरचना प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, उत्तर आधुनिकतावाद जो है उसके अंतर्गत उत्तर आधुनिक, इसे रेडिकल तत्व कहते हैं। रेडिकल, जिसको हम रैपिड कह सकते हैं, रेडिकल तत्व कहते हैं। और ये फिनोमिना है जो कि वस्तुतः पूंजीवाद का है। एक कथन लिखा हुआ भी है कि उत्तर आधुनिकता वस्तुतः पूंजीवाद का पूंजीवादी फिनोनिमा है। फिर से हम देखते हैं, पूंजीवाद अपने आधार में निरंतर परिवर्तन करता है। पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवादी विचारधारा जो होती है, उसमें क्या होता है कि अपना उसका जो आधार है वो स्थायी नहीं रहता, वो निरंतर परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तित होता रहता है। फिर हम एक और सिद्धांत और कथन के बारे में चर्चा करेंगे, जॉन रंडेल जी का कथन है, उत्तर आधुनिकता में समाज एक ओर विखंडित और श्रेणी युक्त बन जाता है, दूसरी ओर सूचना निर्भर प्रबंधन में नियुक्त हो जाता है। ये दोनों ही स्थितियां हैं। एक ओर तो समाज और विखंडित श्रेणी युक्त बन जाता है, समाज जो है बढ़ जाता है, श्रेणी युक्त श्रेणियों में विभक्त हो जाता है, और दूसरी ओर सूचना निर्भर प्रबंधन में नियुक्त हो जाता है। ये जॉन रंडेल जी के द्वारा कहा गया कथन है, सामने साफ साफ लिखा हुआ है। और अब हम ल्योतार की सीमा के बारे में बात करते हैं। ल्योतार कहता है कि ल्योतार की सीमा यह है कि वह टकराव को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए यह सब भाषा है, वह ज्ञान और समाज के बीच सहजात संबंध मानता है। तो ल्योतार भी इस भूमिका में बड़ा अहम रोल का निर्वहन करते हैं, अहम जो नाम है उनका आता है। मित्रों, उत्तर आधुनिकतावाद जो है, उत्तर आधुनिकता एक खुली डली बौद्धिक अभिव्यक्ति है, खुली हुई बौद्धिक अभिव्यक्ति है, जिसको सर्जनात्मक आजादी की, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता पर आग्रह करने की, अर्थ को रूढ़िगत परिभाषाओं से स्वतंत्र करने की, सर्वस्वीकृत मान्यताओं के बारे में नए सिरे से विचार करने और प्रश्न उठाने की, प्रदत्त साहित्यिक लीक की निरंकुशता तोड़ने की, संव्यूहन चाहे वह राजनीतिक हो या साहित्यिक, उसको निरस्त करने की, अर्थ के रूढ़ पहलू के साथ उसके दमित या उपेक्षित पक्ष के देखने दिखाने की स्थिति को कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो उत्तर आधुनिकता क्या है? बौद्धिक अभिव्यक्ति है, सर्जनात्मक आजादी है, सांस्कृतिक अस्मिता पर आग्रह करने की एक पहल है, अर्थ को रूढ़िगत परिभाषाओं में स्वतंत्र करने के लिए जो रूढ़िगत परिभाषाएं हैं, रूढ़िगत यानी प्राचीन परंपरा जो चली आ रही है, उन पर इसको स्वतंत्र करने के लिए यानी एक नवीन विचारधारा, नवोन्मेष की बात की जाएगी, सर्व स्वीकृत मान्यताओं के बारे में नए सिरे से विचार करने की। बिल्कुल सब कुछ साफ है। उत्तर आधुनिकतावाद अगर हम बात करें तो एक अति बौद्धिकता का परिचायक है। अब हम चलिए हिंदी साहित्य से इसको जोड़ते हैं कि किस प्रकार से इसको हम जान सकेंगे। जैसे हम जब बात करते हैं बौद्धिकवाद की, एक बुद्धिवादी विचारधारा है, बुद्धिवादी विचारधारा हमें प्रयोगवाद के अंतर्गत मिलती है, लेकिन जैसे ही हम नई कविता की ओर उन्मुख होते हैं तो वहां पर अति बौद्धिकता की प्रधानता रहती है। और अति बौद्धिकता जो है वही यानी सर्व स्वीकृत, देखिए सामने साफ साफ लिखा हुआ है एक अच्छे से कथन में, सर्व स्वीकृत मान्यताओं जो सभी के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं, उन मान्यताओं के बारे में भी एक नए सिरे से विचार करना और प्रश्न उठाना, प्रदत्त साहित्यिक लीक की निरंकुशता को तोड़ने के संव्यूहन, चाहे वह राजनीतिक हो साहित्यिक हो, उसको निरस्त करने की, ये सभी बिंदु इसके अंतर्गत उद्घाटित किए जाएंगे। अब साहित्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? कवि किसी निश्चित काव्य प्रकार में रचना नहीं करता, मुक्त रूप से सर्जन करता है। एक कविता में सृजन की मुक्ति जो है, स्वतंत्रता जो है, जिसको कहा गया कि खुल गए छंद के बंद, तो वहां पे जहां पे छंद का बंधन खुला था, अब क्या था, कविता पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है? कवि जो है वह समस्त भावों में भी मुक्त हो जाता है। अब किसी भी प्रकार की रूढ़ी जो परंपरा है, बंधन है, उसमें वह फंसना नहीं चाहता, वह निर्विकार और निर्विचार भाव से बिल्कुल अनवरत ढंग से बहना चाहता है। अब देखिए अगला बिंदु पढ़ते हैं। कवि की दृष्टि एवं सृष्टि स्व से सर्वकेंद्री बन गई, स्व से सर्वकेंद्री बन गई। अब वह अपने आधार पर, अपने मत पर विचार करता है।
अब इसका परिणाम क्या हुआ कि दलित साहित्य, आंचलिक उपन्यास, नारी विमर्श की रचनाएं इसका परिणाम है। ये जो दलित साहित्य था ये कहीं न कहीं उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा की ही देन था। नारी विमर्श या नारी के द्वारा जो लेखन है वह भी इसी परिकल्पना के अंतर्गत आता है। जो विषय है वह भी बदला, जो विषय वेदता थे वह भी बदले, सब प्रकार से जो विचार थे वह बदले और विचारक जो थे उनकी भी मानसिकता बदली। यानी कलाकार के लुट जाने का वक्त है, कलाकार के लुटते जाने का वक्त है। जो प्राचीन था अब वो प्राचीन रहा नहीं रहा, अब नवीनता का सब कुछ नवीन हो गया। इसके बाद में साहित्य और कला के मुनाफे से संबद्ध हो गए। और यही अगर हम चर्चा करें तो गीत फरोश की भी यही परिकल्पना है कि गीत बेचता हूँ जी हुजूर, हाँ गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह सब कुछ है हमारे इसी विचारधारा के अंतर्गत। और उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों में अगर हम नाम लें तो बिल्कुल निश्चिंत निर्विकार भाव से हम अज्ञेय का भी रख सकते हैं नाम उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा की जो कविता है उसके अंतर्गत। धैर्य धन गदहा जैसे उपमानों का प्रयोग करते हैं, मूत्र सिंचित वृत्तिका के वृत्त में अब इसका भी प्रयोग करते हैं। यह सब जो था यह हमारे स्व से सर्वकेंद्रीय विचारधारा का ही तो फलदायक था। तो इस प्रकार से साहित्य पर प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है। उपलब्धियों की जब हम चर्चा करेंगे, जानेंगे उपलब्धियां क्या गिनाई गई, तो उपलब्धियां जो है वह भी उत्तर आधुनिकतावाद जो है, उत्तर आधुनिकतावाद का मुख्य केंद्र बहुलतावाद है। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकवाद का भविष्योन्मुखी परिवर्तनीय रूप है। भविष्योन्मुखी यानी 90s की बात करेंगे, जिस समय स्थिति जो परिस्थिति थी कविता की, साहित्य की, जो सृजनात्मकता थी वह कहीं न कहीं संभव सामान्य से थोड़ी सी परे हो चुकी थी और भविष्योन्मुखी परिवर्तनीय रूप का प्रस्फुटन कर रही थी। अंतर व्यक्तिपरकता को जीवंत रखा जाता है। जो अंतर व्यक्तिपरकता है यह जो विचारधारा है यह जीवंत रहता है, सजीव रहता है, इसके अंतर्गत यह बतलाया जाता है। अब फिर बात करेंगे निजी जगत प्राइवेसी का खात्मा, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्राइवेसी का खात्मा उपलब्धियों में देखिए इसको गिना जा रहा है, तो ये भी आधुनिकतावाद की, उत्तर आधुनिकतावाद की देन है। यानी अब हम पूरी तरह से एक ऐसी विचारधारा को जन्म दे रहे हैं, एक ऐसे भविष्य को जन्म दे रहे हैं जो जहां पर प्राइवेसी जैसे कोई चीज नहीं होती, निजी जगत की का खात्मा हो जाता है। यानी या फिर हम ये कह सकते हैं कि अति निजीपन की का अनुभव करने लगते हैं। ये दोनों ही द्वंद्व हैं और दोनों ही सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हमने उत्तराधुनिकतावाद पे चर्चा की। हमारे चैनल को यूट्यूब पे, फेसबुक के, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी माध्यमों से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक नए बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है। NTA-NET, JRF, DSSB, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 75 दिन का टारगेट बैच होगा। हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। मैं प्रभात मिश्रा, गुरुचेला एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, संपर्क सूत्र नीचे लिखा हुआ है, PDF लाइव क्लासेस के लिए संपर्क करें, नए बैच में जुड़ने के लिए संपर्क करें। 45 मिनट की डेली लाइव क्लासेस, MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स के PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी हमारे चैनल पर निरंतर अनवरत बने रहें और नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहें।